हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। एक बार जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट। Okay, bonjour, good morning, I'm all good, and I'm feeling like that कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत शानदार होगे और क्लासेस बहुत ही रेगुलर बेसिस पे ले रहे होगे। क्योंकि देखो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह ले रहे हो तो आपके लिए भी ये हेल्दी ही है। ऑब्वियसली कैसे हेल्दी है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, राइट। लेकिन कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं और जो एंड तक पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चा एंड तक पढ़ रहा है, जो बच्चा कंसिस्टेंट है बेटा, वो उस बच्चे से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज जरूर लेकर के आ रहा है जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, राइट। तो एक तो आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपका जो टॉपिक होता है वो तो तैयार हो ही रहा होता है, उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा होता है। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख करके बता दो मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं दिख रही हूँ प्रॉपर्ली कि नहीं दिख रही हूँ। और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को। एंड दिस सेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ऑसम, क्योंकि आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। और कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दें। मैम अभी अभी आपकी एडवर्ब की क्लास देख करके आ रही हूँ। ओ माय गॉड, कल कहाँ थे? सो स्वीट ऑफ यू। चलो, तो मैं पहले सेशन स्टार्ट करने के यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आंसर्स किए हुए होमवर्क में। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स, ठीक है ना, जो अपने साथ एलवाई लेते हैं और एलवाई नहीं लेते हैं। सॉरी, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जो अपने साथ एलवाई लेते हैं और एलवाई नहीं लेते हैं, फिर भी वो एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको एक ही बताया था, हार्डली, और मैंने आप लोगों से बोला था दैट दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को होमवर्क में करना है। और जब मैंने आप लोगों को PDF दी है तो मैंने उसमें अटैच करके दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आई होप कि आप लोगों ने किए होंगे। वो कल की पोम माइंड ब्लोइंग थी, तो इसके लिए थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहिए इंजमाम ने। अगर इंजमाम मुझे नहीं देते तो शायद मैं कल वो सुना भी ना पाती। यस सृष्टि, अड्डा की बुक आप RC रीअरेंजमेंट और सारे कंटेंट की प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, सबके लिए वो हेल्पफुल है, राइट। सो हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को ऑब्वियसली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शो करना है यहाँ पर, और वो है आपके आंसर्स जो मैं कल नहीं दिखा पाई थी। और कंसिस्टेंट बेसिस पर आंसर करना भी आप लोगों का ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप आंसर्स कर रहे हो दैट मीन्स आप कंसिस्टेंट हो क्लासेस में, आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, और हाँ एटलीस्ट जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार CUET अड्डा ओपन कर देती हूँ और आज हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि कितने बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ऐसे मैंने नोटिस भी किया बहुत सारे बच्चे CUET अड्डा को लिख देते हैं क्यूट अड्डा, उसमें क्यूट अड्डा लिख करके आ गया था। सो मच। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी। देखो, मैंने आप लोगों से पूछा था कि बेटा अगर हम लोग कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैराथन्स कर रहे हैं संडेज़ को, तो कैसा रहेगा। तो बच्चे बोल रहे कि मैम बहुत अच्छा है, तो इस बार ना मैं वोकैबुलरी की मैराथन लेकर के आ रही हूँ। आप जितने भी बच्चे हो बेटा, ये नोटिफिकेशन ऑन कर लो इसका, ठीक है, सेशन को लाइक कर दो और बच्चों के पास भी पॉपअप पहुँच जाएगा और आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सुबह 10 बजे क्लास होगी वोकैबुलरी की ऑन संडे, तो जुड़ना मत भूलना, ठीक है। बाकी ये रहा आपका एडवर्ब का सेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर्स किए थे। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो CUET से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा, तो आई टेक वन एक्स्ट्रा सेशन जहाँ पर मैं आपका CUET काउंसलिंग डाउट ले रही होंगी, वहाँ पर आप लोग डेफिनेटली पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहला जो आंसर है, आंसर तो नहीं है बट इंजमाम ने ऑब्वियसली बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर रिलेटेड टू पोम। देन आप सानिया को देख सकते हो, सानिया ने आंसर किया हुआ है नाउन प्लस LY एडजेक्टिव होता है, निगार्ड निगार्डली, मैन मैनली। थैंक यू मैम, ये तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, दीज आर नहीं होता, दीज आर द वर्ड्स विच कैन मेक बोथ एडवर्ब विद LY एंड विदाउट LY। नहीं, फास्टली में LY लगता ही नहीं है बेटा, हार्ड में लग जाता है। हाई हाईली,
लो, स्ट्रेट, वेल, लेफ्ट, आउटसाइड, राइट, लेट, डेली, वीकली, मंथली. Anyone else? Adjectives that form in two ways. Easily. She finished the test easily. और दूसरा लिखा हुआ है easy, take it easy. Very good. अवनी का आंसर सही है. Directly और direct इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है. पहला लिखा है the train goes directly to the city और दूसरा लिखा हुआ है he went direct to the point. Very good. Niggardly एक एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया, that is for obviously adjective. ठीक है ना. ये सेंटेंस रॉन्ग है बेटा. कहाँ से आपने लिखा है ये? He donated in a niggardly manner होगा, niggardly नहीं होगा. Manfully is right. सान्या, आप लोग एडजेक्टिव वाले आंसर्स कर रहे हो. बेसिक, बेसिकली, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, स्लो, स्लोली, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, लाइवली, लाइवली, अगली, अगली, लोनली, लोनली. आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नहीं पहचान पाए. आई एम मिसिंग इट, है ना. राकेश, वैष्णवी, मुस्कान, ठीक है ना, और अंशिका जी, एक क्रिएशन, अर्पणा, आप देख सकते हो यहाँ पर सान्या. इन्होंने कुछ आंसर्स तो लिखे हुए हैं बट आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा मेरा. नहीं 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 नहीं. ईशान ने भी आंसर किया बट आई थिंक क्वेश्चन नहीं समझ पाए आप लोग. केशव ने भी आंसर किया हुआ है, राहुल ने भी आंसर किया हुआ है, अवनी ने भी आंसर किया हुआ है. अवनी का आंसर मुझे बस एक सही लगा हुआ है, वो भी स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स. बाकी मुझे लग रहा है प्राची, बेसिक, बेसिकली, नहीं. आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था. मैंने बोला था कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ एलवाई लेते हैं और कभी कभी एलवाई नहीं लेते और वो फॉर्मेशंस करते हैं एडवर्ब का. तो आई थिंक आप थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हुए हो. आई डोंट नो कि क्या कंफ्यूजन हुआ. आपने या तो एडजेक्टिव से एलवाई बना करके एडवर्ब बना दिया है या तो फिर नाउन से एलवाई बना करके आपने क्या बना दिया है, एडवर्ब बना दिया है या एडजेक्टिव बना दिया है. तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा था. मैंने पूछा था एक ऐसा एडजेक्टिव बताओ जो एलवाई लग करके और बिना एलवाई लग करके, दोनों ही लग करके एडवर्ब का फॉर्मेशन कर सकता है. तो देखो एक तो वर्ड मैंने बता दिया था आपको, हार्ड एडजेक्टिव है. हार्डली लिखोगे तो भी एडवर्ब का काम करेगा और हार्ड लिखोगे तो भी एडवर्ब का काम करेगा. फिर एक वर्ड आता है आपका लेट. ठीक है ना, लेट. लेट को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो और लेट आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होता है और लेटली भी एडवर्ब की तरह यूज होता है. तो लेट और लेटली में डिफरेंस क्या है बेटा? लेट मतलब देर से आना और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में. फिर एक वर्ड आता है आपका प्रिटी. प्रिटली, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, है ना, सुंदर एडजेक्टिव में. जब आप प्रिटिली बनाते हो तो सुंदरता से हो जाता है. और एक प्रिटी का मतलब होता है क्वाइट, यानी कि काफी हद तक. फिर एक वर्ड आता है फर्स्ट और फर्स्टली. फर्स्ट आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट को आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, फर्स्टली को भी आप एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हो. राइट. तो वापस क्वेश्चन सुनना मेरा और कोशिश करना कि वापस से आप आंसर करो. आपने कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ढूंढने, जब आप सर्च करोगे गूगल तो आपने ये लिखना है सर्टेन एडजेक्टिव्स व्हिच एक्ट एज एडवर्ब इन बोथ वेज, विद एलवाई और विदाउट एलवाई. ये आपको सर्च करना है. ठीक है. और पीपीटी एक बार चेक कर लेना. मैंने पीपीटी में आप लोग के लिए काफी सारे वर्ड्स लगाए हुए हैं जो कि आपके एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं, विद एलवाई भी और विदाउट एलवाई भी. ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. आप देखोगे तो लेट लेटली उसमें मेंशन है, हार्ड हार्डली उसमें मेंशन है, फ्री फ्रीली उसमें मेंशन है, लाउड लाउडली मेंशन है उसमें. ठीक है ना. और उसके अलावा मैंने आपको बताई है वर्ड्स प्रिटी प्रिटली, फर्स्ट फर्स्टली, मोस्ट मोस्टली, ये भी आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करते हैं. सो आई वांट यू ऑल कि आप इसको कर लो. कर लोगे वापस से? आज आंसर्स भी मुझे कम दिखाई दिए थे तो कौन कौन कर लेगा ये? मतलब अपनी कॉपी में कर लेना. इफ पॉसिबल मुझे मेल पर आप स्क्रीनशॉट या फोटो खींच करके दे देना. कौन कौन कर लेगा? रेज योर हैंड्स. ओके ओके. पल्लवी इज सेइंग ओके मैम. जयू इज सेइंग ओके मैम. जी हाँ. ग्रामर के लिए बेस्ट बुक आप अड्डा 24/7 से जाकर के ले सकते हो. इंग्लिश लैंग्वेज की वो पूरी की पूरी आपकी सीयूईटी ओरिएंटेड है. उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसी बुक्स में बेटू आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि उसमें चैप्टर का कंटेंट भी दिया गया है. ठीक है ना. चैप्टर के कंटेंट के साथ आपको वहाँ पर पीछे बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. तो सब चीज़ का कंपाइलेशन आपको मिल जाना. ठीक है. और कुछ ऐसा कर दो कि मेरे को आप लोगों को ये ना बोलना पड़े कि बेटा यू पीपल आर माइजर, पार्सिमोनियस, है ना, निगार्ड और बाकी सिनोनिम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे. चलो. प्रेपोजिशन कितने लोगों ने पढ़ा है? प्रेपोजिशन मैं कल कर लूंगी. ठीक है, डन. पीपीटी नहीं बेटा, पीडीएफ आपको अड्डा की ऐप पर कम्युनिटी पे मिलेगा. ठीक है स्नेहा, दैट्स नाइस.
बॉन्जॉर राहुल। चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रेपोजिशन। कोई मुझे बताएगा प्रेपोजिशन क्या होता है? चलो प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा? निटी ग्रिटी पढ़ा है? दैट्स नाइस। प्रेपोजिशन इज समथिंग दैट गिव्स द पोजिशन ऑफ नाउन, ओनली नाउन। मैम मैंने विकैब वर्ड ऑर्डर किया है, विकैबुलरी वर्ल्ड होगा बेटा, वर्ल्ड नहीं होगा। अच्छा है, वो सिर्फ विकैबुलरी के लिए है बेटा, उसमें रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। शो रिलेशंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, शाबाश, पढ़ा है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेपोजिशन क्या है? देखो नाम से ही अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है। आई विल टेल यू द प्रीपोजिशन। अब वो पोजीशन जरूरी नहीं है कि वो प्लेस की ही हो, वो टाइम की भी हो सकती है, वो डायरेक्शन की भी हो सकती है, राइट। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है आप किसी चीज का प्लेसमेंट कर रहे हो, वेदर इट इज ऑफ टाइम, वेदर इट इज ऑफ डायरेक्शन, या फिर वेदर इट इज ऑफ प्लेस, है ना, जगह के बारे में बात कर रहे हो। तो आप प्रेपोजिशन को आपको इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, प्रेपोजिशन को आपको और प्यार से पढ़ना है। प्रेपोजिशन होता क्या है? कैन यू राइट सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन, या फिर आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हो प्रेपोजिशन से बना करके जल्दी से। प्री प्लस पोजिशन, क्या लिख सकते हो? कुछ वर्ड्स मेरे सामने आप लोग बेटा। वेरी गुड सूर्य। आई थिंक देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ रखे हैं मेरे से। दैट्स रियली वेरी नाइस बेटा। इट शोज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दे आर सेइंग। वेरी गुड। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बताने शुरू कर दिए बच्चों ने। अब देखो छोटे छोटे से वर्ड्स आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, ऑन, अपॉन, है ना, इन, टू, टूवर्ड्स, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस लिखूं, कोई भी सेंटेंस, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सेंटेंस आया, राम केम इन द क्लास, फिर पल्लवी ने आंसर दिया है शी वॉज लुकिंग एट मी, ठीक है। अनुष्का ने आंसर किया आई वेंट टू द स्टोर, मैं लिखती शी वॉज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। आप मुझे बता सकते हो सेंटेंस में बेटू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी से। वेरी गुड। आई पुट माई आईज ओवर माई आईज। अच्छा अच्छा। इफ अ डबल डेकर बस crushes into us, to die by your side is a heavenly way to die. Nice imagination. You put all the paper, you should put all the paper on the table. Very good. ठीक है, मैं छोटा सेंटेंस चाह रही थी। I definitely watch your class at 10. This is also a good sentence. मैं छोटा सेंटेंस चाह रही थी, ठीक है ना। सारे सेंटेंसेस अच्छे हैं, बट एक लड़की ने सेंटेंस किया था यहाँ पर, आई वेंट टू दिल्ली। मैं छोटा सेंटेंस चाह रही हूँ क्योंकि स्पेस इधर नहीं है, बाकी बड़े बड़े सेंटेंसेस लूंगी, है ना। छोटा सेंटेंसेस जितने होते हैं उतना अच्छे से समझ में आता है। देखो अगर आप इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढो तो सब्जेक्ट जो होता है उससे आप सेंटेंस की शुरुआत करते हो, है ना, और ऑब्जेक्ट आप लिखते हो जनरली वर्ब के बाद। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। और अगर मैं बोलूँ कि वो मेरी तरफ देख रही थी, वो मेरी तरफ देख रही थी, है ना, तो अब आप देखिए, देखो शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही थी, ऐसे आप बोल रहे हो। तो आप ये बताओगे कि मेरा और उसके बीच का रिलेशन क्या है? वो मुझे देख रही थी, है ना, तो उसका जो एग्जैक्ट निशाना था या उसकी जो वॉच थी वो किसके ऊपर थी? मेरे ऊपर थी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं शी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बताने वाला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है आपका? एट। कहाँ? एट, एट मी। तो ये जो एट है ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। समझ में आ रहा है ना? तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी कैन से दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड क्या होता है आपका? प्रेपोजिशन। दूसरा देखो, आई वेंट टू दिल्ली, है ना, तो आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और आपका दिल्ली क्या है? सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और अगर मैं आपसे बोलूं इसके और इसके बीच में अगर आपको कोई रिलेशनशिप दिखा रहा है तो वो क्या है? टू इज व्हाट? योर प्रेपोजिशन। सो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, प्रेपोजिशन मोस्टली
आपको किसी की भी प्रीपोजिशन डिफाइन करता है, और ये आपको मोस्टली प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन शो करता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इट शोज रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट शोज रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब आप कोई भी सेंटेंस लिख दो, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन शो करता है। Although sometimes object is there, sometimes object is not there. Very good. There is a pipeline beneath the road. Very beautiful sentence, Anshika. है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही, There is a pipeline beneath the road. तो मुझे जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, और उनके बीच में दिखाने वाला जो रिलेशन हमने यूज किया, रिलेशन बताने वाला वर्ड, वो कौन सा है, जल्दी बताओ। व्हाट्स योर सब्जेक्ट, व्हाट्स योर ऑब्जेक्ट, एंड हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर शोइंग द रिलेशन विद व्हिच वर्ड। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो कैट और टेबल की अगर हम बात करेंगे तो उनके बीच का रिलेशन क्या है, शी इज जस्ट मूविंग अप एंड देन कम ऑन द टेबल। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो मेरा और फ्लोर का रिलेशन क्या है, मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ। आई एम गोइंग टू द टेम्पल, तो मेरा और टेम्पल का रिलेशन क्या है कि मैं टेम्पल जा रही हूँ, दैट इज माई डेस्टिनेशन। टू हमेशा डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। अरे वाह, शाबाश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पाइपलाइन क्या है, मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, और रोड मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में दिखाने वाला जो रिलेशन वर्ड है वो क्या है आपका, ये है आपका प्रेपोजिशन। ये क्लियर है सबको? इज दिस मच पैल्पेबल, पर्सपिक्यूअस, लिम्पिड, पेल्यूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू ऑल? बीनीथ का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के नीचे दबी हुई हो, गड़ी हुई हो, ठीक है। टू इज ऑलवेज यूज फॉर डेस्टिनेशन, यस। तो भैया आप लोगों ने तो ये प्रूफ कर दिया दैट there are so many students who seem to be stingy भी कुछ लोग बोल देते हैं। नहीं, देयर सब्जेक्ट नहीं होगा बेटा, देयर से तो मैं आपको कौन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिखा रही हूँ, इन दोनों के बीच, ठीक है। देयर इज जनरली, देयर का भी आपका सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा एक बात बताओ, सब छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे लिख देती देयर, आप बताना मुझे यहाँ पे क्या लिखते हैं, पाइपलाइंस, जल्दी बताओ। अभी समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या, अभी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। बताओ, अभी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यहां से समझ में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट क्या। बताओ क्या लिखोगे, देयर इज पाइपलाइंस या देयर आर पाइपलाइंस? देयर वेल्ला है, अच्छा बेकार में लिख दिया गया। हाँ, देयर इज पाइपलाइंस लिखोगे नहीं। जब हियर और देयर से आपके सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे होते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में आगे एग्जिस्ट कर रहा होता है, हियर और देयर को सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता है ना। तो जब आपको बोलना होगा वहां पाइपलाइंस है या वहां पाइपलाइंस हैं, आप बोलोगे वहां पाइपलाइंस हैं, है नहीं बोलोगे, है ना। वहां एक लड़की है लेकिन वहां लड़कियां हैं, ठीक है ना। वहां टीचर है लेकिन वहां टीचर्स हैं। तो जो है वाला स्टेटमेंट आता है ना आपका, वो आर लेता है बेटा। समझ में आ रहा है ना, समझ आ गई? देयर सब्जेक्ट नहीं है, समझ गए तमें बच्चा लोग? हम कहना नहीं बेटा, टू डोमेन्स, एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट, डिपेंड करता है बेटा आप यूनिवर्सिटी कौन सी जा रहे हो। अगर आप डीयू जा रहे हो और बीए प्रोग्राम सोच रहे हो तो आप ले सकते हो दो डोमेन्स, क्या एक डोमेन से भी आपका काम चल जाएगा। एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन से काम चल जाएगा, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज में भी ये काम आ जाएगा, लेकिन ऑनर्स कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं होता, आपको 3 डोमेन्स चाहिए ही होते हैं। अच्छा, अरे वहाँ गर्ल है, ठीक है। चलो
So I hope this is quite clear to everybody. Now let's move ahead and look for certain prepositions which we need to work on. है ना, तो चलो जल्दी से prepositions बताओ मुझे, है ना, और वो सारी prepositions मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ाती हूँ. So preposition has multiple kinds. Preposition के बहुत सारे kinds होते हैं. Preposition आपको place बताता है, अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा. place बताता है, ठीक है, आपको time बताता है, आपको direction बताता है ना. तो आप ऐसे करके लिखना चाहो तो बेसिकली जो मेजर डिफरेंसेस हैं प्रेपोजिशंस के वो हमें ये बताए गए हैं कि प्रेपोजिशन हमें प्लेस बताते हैं, प्रेपोजिशंस हमें डायरेक्शंस बताते हैं, ठीक है ना, और प्रेपोजिशंस हमें टाइम बताते हैं. मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगा करके रखे हैं ताकि ना आपका टाइम बर्बाद हो ना मेरा टाइम बर्बाद हो. देयर आर सो मेनी वर्ड्स, ठीक है. चलो इधर देखो, देखो preposition of place देखो, look at this, in, on, under, next to, behind, in front of, in between, ठीक है ना. ये सारी आपकी क्या है पोजिशंस है. जब आप इन की बात करते हो तो किसी चीज़ के अंदर आपने कोई सामान रखा हुआ है. जब आप ऑन की बात करते हो तो surface टच पे आपने कोई सामान रखा हुआ है. जैसे मैंने कह दिया this marker is on my hand, the spectacles are on my face, the board is on the wall. जब surface टच होता है किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं. अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, कोई भी 3D चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे होती है तो उसको आप बोलते हो अंडर. नेक्स्ट टू का मतलब होता है, वो सॉन्ग सुना होगा आपने, तू मेरे अगल बगल है ना, अगल बगल है. नेक्स्ट टू मतलब जस्ट बगल में. जैसे मैं अगर एकदम साइड में खड़ी हो जाऊँ तो मैं इस पिक्चर के नेक्स्ट टू हूँ. बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, मेरे पीछे. वो एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, आई थिंक रील्स में काफ़ी फेमस हुआ था, पीछे देखो पीछे. तो वो पीछे देखो मतलब देयर समथिंग at your back. in front of मतलब सामने, है ना. मेरे सामने एक दरवाज़ा है, मेरे सामने एक पिलर है, मेरे सामने एक इंसान है, मेरे सामने एक पेड़ है. सो in front of. between का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, है ना. कोई भी दो चीज़ों के बीच में चीज़ होगी तो उसको बोलोगे आप between, है ना. जैसे अगर मैं बोल दूँ कि ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ के बीच में है, ठीक है ना, या फिर मैंने बोल दिया ये फ़ोन मेरे हाथों के बीच में है, या कोई एक फ्लावर है जो दो पेड़ों के बीच में है. सो इट इज़ इन बिटवीन. सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले हमें मेंशन किया जाता है. फिर आता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. लल्ला वाली स्टोरी कौन सी है? जी हाँ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आपका एट भी आता है, ऑन भी आता है, इन भी आता है, बट ये सफिशिएंट नहीं है बेटा. इसके अलावा भी वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका सिंस आ जाता है, ड्यूरिंग आ जाता है, फॉर आ जाता है ना. टाइम के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, बाय यूज़ हो जाता है. तो आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिर्फ टाइम में यूज़ होगा. सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ठीक है, बाय, टिल. इनको हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली, हम इनको पढ़ेंगे कि आखिर इनका यूज़ क्या होता है, ठीक है. अच्छा, आप देखो ना, एट का यूज़ इन्होंने मल्टीपल जगह पर किया हुआ है. एट 2 o'clock, एट नून, एट सनराइज, एट नाइट, एट 11:30, एट मिडनाइट, एट सनसेट, एट लंच टाइम. लेकिन ऑन लगाते हो तो ऑन डेज और डेट्स के साथ लगते हैं. ऑन फ्राइडे, ऑन March 5th, डेट आ रही है ना, इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हो किसको? ऑन को. ऑन क्रिसमस, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे, ऑन माई बर्थडे, है ना, या फिर ऑन 2nd. इन कब लगाते हो? ईयर और मंथ्स के साथ. इन जनवरी, in 2019, in the past, in the morning, in the summer. इवन अगर आप किसी भी सीजन के बारे में बात कर रहे होते हो तो भी इन लगाते हो. इन 1990s, इन फ्यूचर, इन द आफ्टरनून, राइट. तो ये सारे टर्म्स आप यूज़ करते हो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए. फिर अगर आप आगे देखोगे तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के अलावा यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मत बोलो उसको, ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है. इसको हम कट कर देते हो, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब आप किस दिशा जाओगे आप, है ना, किधर जाओगे आप. सो एक लिखा हुआ है डाउन, ऊपर से नीचे आना. ही इज गोइंग डाउन, वो नीचे जा रहा है, आप दिखा रहे हो. ही इज गोइंग अप, वो ऊपर जा रहा है. फिर आप बोल रहे हो ही इज गोइंग थ्रू, वो किसी चीज़ को क्रॉस करके जा रहा है ना. या फिर मैं बोल रही हूँ वो किसी चीज़ के ऊपर से होकर के गुजर रहा है, ओवर, किसी चीज़ को पास्ट कर गया, वो किसी के पास सामने से गुजर गया. आई पास्ट हिम, दैट मीन्स आप उसके पास से होकर के निकले हो. अवे फ्रॉम, दूर जा रहा है आपसे. टू, आपकी तरफ आ रहा है ना. टूवर्ड्स भी आप यूज़ करते हो आपकी तरफ आने का. टू जनरली डेस्टिनेशंस के लिए यूज़ होता है. अराउंड का मतलब गोल गोल चक्री का हट रहा है, राइट. या फिर इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर मोशन में जा रहा है. आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ के बाहर मोशन में जा रहा है. जैसे
आपने जनरली देखा होगा अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। ऑन टू का मतलब होता है मोशन में किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहा है, अक्रॉस का मतलब है एक ओपन सरफेस को पार कर रहा है, अलोंग का मतलब है किसी के साथ साथ चल रहा है, और ऑफ का मतलब है कहीं से कूद रहा है, ऊपर से नीचे। सो ये सब प्रेपोजिशंस ऑफ क्या हो जाती हैं बेटा, डायरेक्शन। सो एक तो ये प्रेपोजिशंस हैं जो आप पढ़ते हो, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये मेजर है। इनके यूजेस भी अभी आप एक एक करके मेरे साथ पढ़ने वाले। बट इसके अलावा प्रेपोजिशंस के अलावा जब आप ये पढ़ लेते हो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो आपको प्रेपोजिशन कुछ और तरह से भी पढ़ने के लिए मिलती हैं। जैसे लुक एट दिस, किस तरह से हम टाइप्स में इनको डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, हाँ या नहीं? रेज योर हैंड्स इफ यस। मैंने होमवर्क भी दिया था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है। एक होती है सिंपल प्रेपोजिशन, एक होती है कंपाउंड प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन आती है आपकी बेटू फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में भी आपको एक ऐसी फ्रेजल वर्ब मिलती है जो सिंपल है, और एक फ्रेजल वर्ब मिलती है आपको जो कॉम्प्लेक्स है। तो एक तो सिंपल वाली होती है और एक कॉम्प्लेक्स वाली होती है। कॉम्प्लेक्स वाली ही मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना, वो भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि क्या होती है कॉम्प्लेक्स। पढ़ाई है ना वो, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। वैष्णवी आप क्वेश्चन बेटा पूछ लो। मैम कहना बेटा एनम मैंने आपका आंसर कर दिया, आई थिंक आपने सुना नहीं है ना। एक बार पीछे अगर वीडियो को आप पीछे करके देखोगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो आओ, सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, विच हैव ओनली सिंगल वर्ड्स, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ऑफ, एटसेट्रा, ओनली हैविंग वन वर्ड। इनके पास सिर्फ एक शब्द होता है। कंपाउंड क्या होती हैं, कंपाउंड्स आर ऑफ कॉम्बिनेशंस, है ना। तो ज़रा बताओ कॉम्बिनेशंस में आप क्या क्या पढ़ते हो। एक तो ऑन टू हो गया, और क्या पढ़ते हो, हाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फ्रेजल वर्ब की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए बेटा, फ्रेजल SAL होता है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे कंपाउंड प्रेपोजिशंस के लिए सौरभ ने आंसर्स भी करने शुरू कर दिए, विद इन, विदाउट, ऑन टू, इन टू, अलॉन्ग विद, शाबाश, है ना। ऑन टू, इन टू, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद, ठीक है, विद इन, विदाउट, ऊपर लिख रही हूँ, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। वेयरएज फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पढ़ लो। फ्रेजल वर्ब इज नथिंग एल्स बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जहां पर भी आपको वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा वो आपकी फ्रेजल वर्ब होंगी। लेकिन अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना, क्योंकि वो जब आता है तो अपनी मीनिंग को चेंज कर लेता है, ठीक है। वो जब आता है जब अपनी मीनिंग को चेंज कर लेता है हमेशा, ठीक है। जब भी वो लगेगा अपनी मीनिंग को चेंज कर लेगा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मीड, सुना है मीड? मीड का मतलब क्या होता है? मीड का मतलब क्या होता है, बनाना कि मनाना? टेक ओवर। कौन सा पॉइंट बेटा, है ना। एनम आप एक काम करो, ये देखो ये मेरी मेल आईडी है ना। आप एक काम करना, आप क्लास के बाद मेरे को ना जो आप इश्यू यहाँ पर भेज रहे हो ना मेरे को, वो यहाँ पर भेजना, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। बनाना, बनाना तो बनाना का मतलब तो केला होता है। अच्छा आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आपके एग्जाम में 2023 में एक फॉरेन वर्ड आया था एंड द फॉरेन वर्ड वाज मनाना, ठीक है। तो बनाना तो आपको पता है, लेकिन मनाना भी आपको पता होना चाहिए। मनाना एक फॉरेन वर्ड है और इस मनाना का मतलब होता है हम तुम्हें क्यों मनाएंगे, ताकि हमारा कल अच्छा हो।
टुमारो या आने वाला टाइम। ठीक है, फिलहाल मेड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, हिंदी वाला बनाना, इंग्लिश वाला बनाना नहीं। ठीक है, तो आप मेड के साथ आप कौन कौन से वर्ड्स लगाते हो? आपसे अगर मैं पूछूं मेड के साथ इन लगा हुआ है, मेड के साथ बाय लगा हुआ है, मेड के साथ ऑफ लगा हुआ है और मेड के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, बताओ क्या आप बता सकते हो मुझे डिफरेंसेस इनके बीच में? हाँ हाँ यस श्योर, आप मुझे मेल कर सकते हो ना। चलो बताओ। अरे वाह, आई थिंक सूरज ने सेशंस देखे हुए, ही इज आंसरिंग रियली वेरी वेल। मेड इन अ प्लेस, आपको देखो, आपको इस वर्ब का मतलब पता है बनाना, है ना, और आपको इस वर्ड का मतलब पता है मे, तो आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये क्लियरिटी मिल रही होगी कि अगर कोई चीज कहीं बनी हुई है तो किस जगह पर बनी है। तो आप बोलोगे मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका एटसेट्रा, किस प्लेस पर बनी हुई है। तो बेसिकली मेड हमें डिफाइन करता है प्लेस। वेराज जब हम मेड बाय लिखते हैं तो उसका मतलब निकल करके आता है द्वारा, है ना, तो यानी कि इसको किसी ने बनाया हुआ है। अब मैं बोल सकती हूँ मेड बाय मी, मेड बाय हिम, मेड बाय माय स्टूडेंट्स, किसी ने तो बनाई है। अब ये किसी कौन है वो आप डिफाइन करो, है ना। तो आप देखो मेड का मतलब है बनना या बनाना, और किसी के द्वारा बनाई गई है तो मैंने बाय लगा दिया। तो सिंपल प्रेपोजिशन यही है। सिंपल प्रेपोजिशन आर दोस प्रेपोजिशन जहां पर आपको वर्ब पता हो और प्रेपोजिशन पता हो एंड यू कैन आंसर इट सिंपली, आप उसको लिख दो, आपको पता है वो। बट आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो कभी कभी डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। देखो मेड ऑफ का मतलब है किसी चीज का बना हुआ, और मेड फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बना हुआ। तो आप इसमें कंफ्यूज होते हो, आपको लगता है कोई चीज किसी चीज की बनी हुई है तो क्या उससे बनी हुई नहीं होगी। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, दोनों ही सही है। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो यू गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि कैसे यूज करेंगे हम क और कैसे हम यूज करेंगे सेम, क्योंकि दोनों का मतलब सेम सेम ही लग रहा है, चाहे की बनी हुई हो चाहे से बनी हुई हो, एक ही बात है। तुम किस मिट्टी के बने हो, मम्मी लोग बोलती है ना समझ नहीं आता मुझे, तुम किस मिट्टी से बने हुए हो, समझ नहीं आता मुझे। कभी बोला आपकी मम्मी ने आपको किस मिट्टी का बना है तू, ऐसे वाला? तो आप याद रखना बेटा कि जब इस तरह की प्रेपोजिशंस आती हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हो, इन प्रेपोजिशंस को आप बोलते हो दे आर नॉट एक्चुअली प्रेपोजिशन, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब बहुत डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है ना। जैसे स्माइल आर्ट यानी कि किसी के ऊपर हंसना, लेकिन अगर मैंने बोल दिया स्माइल ऑन तो स्माइल ऑन डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगा। इसका मतलब है किसी को ब्लेसिंग देना, आप किसी को देख करके मुस्कुरा रहे हो तो यानी कि आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, है ना। तो मेड ऑफ आप तब यूज करते हो जब आपका फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज बोले तो जब आपको कोई चीज वापस मिल जाए जो आपको चाहिए, व्हाट यू वांट। और फ्रॉम का मतलब होता है केमिकल चेंज, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया या जो भी चीजें उसमें यूज करने के लिए आपने लगाई वो आपको वापस नहीं मिली। अगर मैंने आपको मिट्टी से बनाया होता या मैंने आपको मिट्टी का बनाया होता और अगर मैं आपको तोड़ देती तो मुझे मिट्टी वापस मिल जाती, मटेरियल वापस मिल जाता। तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, जल्दी से बताओ। और मैं क्या लगाऊंगी, ऑफ लगाऊंगी, यू आर मेड ऑफ सॉइल या फ्रॉम सॉइल, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे मैम सॉइल ऑयल से नहीं बने, हम कीचड़ से बने, कीचड़ से। हमने कहा कीचड़ से बने हो इसीलिए लीचड़ हो, हाँ जी हाँ, फ्रॉम केमिकल चेंज के लिए होता है। उधर बारिश हो रही है क्या? नहीं बेटा, सान्या कह रही है टाइप ऑफ सॉइल ही बता दो सब। मिट्टी वापस मिल जाएगी ना, अगर आप एक डमी तैयार कर रहे हो, आप एक स्कल्पटर बन करके डमी तैयार कर रहे हो तो ऑब्वियसली चीज है आपको मिट्टी वापस मिल जाएगी। तो मटेरियल वापस मिल रहा है यानी कि फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज है यानी कि आप ऑफ लगाओगे, और ऑफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कैसे केमिकल चेंज होगा? मिट्टी वापस नहीं मिलेगी। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो आप लोग। मेड ऑफ सॉइल है ना, तो तुम मिट्टी के बने हुए हो।
ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब मान लो आप लोग मेरे घर आए है ना, एंड मैंने कहा चल ठीक है मेरे बर्थडे पे आना, मैं आप लोगों के लिए केक बना करके रखूंगी। मुझे पता है आप लोग तो केक वेक लेकर के आओगे नहीं, आप तो कंजूस हो ना, कंजूसी तो आप दिखाते ही हो, स्टिंगी, पार्सिमोनियस है ना, निगार्ड, माइजर, ये सब वर्ड्स आप ही के लिए हैं, बस समझ लो क्यों है, आपको पता है। तो अब आप लोग तो लेकर के आओगे नहीं, तो मैंने अपने घर पर अपने बर्थडे के लिए आप लोग को बुलाया और मैंने खुद ही केक बना लिया। मैंने कहा एक अच्छा सा केक बनाऊंगी, तुम लोगों को खिला दूंगी। अब जब आप केक खाने चले है ना, तो आपका रिएक्शन क्या था वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन मैं पहले ये बता देती हूँ केक बना किसका है। तो जब मैंने केक बनाया तो मैंने केक में चॉकलेट यूज़ किया था, मैंने शुगर यूज़ किया था, मैंने मिल्क यूज़ किया था, मैंने फ्लोर यूज़ किया था, और इन सब के मिक्सचर्स, इवन मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए थे, लेकिन वो बाद में गार्निशिंग के लिए डाले थे। पहले मैंने बनाने के लिए चॉकलेट, पानी, फ्लोर, मिल्क और शुगर का इस्तेमाल किया, और मैंने मिक्स करके अच्छा सा केक बना दिया। ठीक है, अब आप केक खा रहे हो एंड यू फील लाइक बहुत ही गंदा है, वाहियात है ना। तो मुझे जब आप लोग के रिएक्शंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे ना, बहुत ही गंदा है, तो आपको क्या लगता है मैं आपको खाने दूंगी वो केक? गेस करो। एग नहीं, नो 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 एग, वी शुड बी शाकाहारी। केमिकल चेंज हो रहा है। मेरा बर्थडे कब होता है वो आप लोगों का टास्क है, वो आप लोगों को पता करना है। मैम थोड़ा जहर डाल देती तो मज़ा आ जाता ध्यान। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि मैं जहर खिलाऊं आप लोगों को, आप लोग बहुत प्यारे हो मेरे लिए। तो अब मान लो अपने गंदा सा फेस बनाया और अपने बोला मैम बहुत गंदा है, तो मैंने कहा चुपचाप खा लो, नहीं तो एक तो आ गए हो मुंह उठा करके फ्री में और सोच रहे हो कि मैम ने केक बनाया, अब वो खाओ भी ना, तो मेरे पैसे बर्बाद होंगे। अब मैं चाहूँ भी तो चॉकलेट वापस आ जाए, कि पानी वापस आ जाए, कि मिल्क वापस आ जाए, कि फ्लोर वापस आ जाए, तो आएगा तो नहीं। मैंने कहा चुपचाप खा लो, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगी तुम्हारा। ठीक है, तो फोड़वा लोगे ना मुंह। तो बस अगर मैंने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये केक बनाया हुआ है और ये जो केक है वो चॉकलेट, मिल्क और शुगर का बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते मेड ऑफ, आप क्या लिखोगे मेड फ्रॉम। क्यों? क्योंकि एक चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज इट बैक। मेड फ्रॉम चॉकलेट, शुगर, मिल्क एंड फ्लोर। समझ आ गई? हम मेरा बर्थडे तो भूल गए, आपने बताया ही नहीं आपका बर्थडे कब होता है जयू। बेंगलुरु में केक में कैंसर निकला? नहीं, केक में कैंसर नहीं होगा, उसमें जो आइटम्स यूज किए जा रहे होंगे वो कैंसरस होंगे। चल क्लियर है ना बेटा, समझ में आ गई ना, यू गॉट इट ना। मैं समझाना क्या चाह रही थी बेटा कि फ्रेजल वर्ब्स आपकी दो तरह की होती है, एक तो आपको वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आती है तो यू गेट इट, अगर आपको वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोग को फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई थी। और कुछ स्पेसिफिक मैंने जो आपको लर्न करने के लिए दी थी, किसने किसने होमवर्क कर लिया? रेज योर हैंड्स। कौन कौन आया था, कौन कौन आया था फ्रेजल वर्ब वाले सेशन में, और आप में से कितने बच्चों ने फ्रेजल वर्ब में जो मैंने होमवर्क दिया था वो कर लिया? जल्दी से। हाँ जी, हाय माइकल, ट्राई टू बी रेगुलर। अच्छा ओके ठीक है, तो याद से बेटा अगर आपने नहीं किया है तो उसे वॉच कर लो और उसे कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लर्न करना। देखो मैं आप लोग को, देखो सब कुछ मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके भी एफर्ट्स लगें। जब आप अपने एफर्ट्स करते हो है ना, अपने एफर्ट्स से रिविजन करते हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। और हमेशा अपना जो आप एग्जाम्स के टाइम पर पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो हमेशा 5:2 का रेशियो लेकर के चला करो। 5 डेज पढ़ाई, 2 डेज रिविजन। सैटरडे संडे हमेशा रिविजन्स के लिए रखो। आप कभी देखोगे कि आप भूल ही नहीं रहे हो पीछे वाला, और आप आगे वाला बहुत अच्छे से स्टोर कर रहे हो। रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है आपकी मेमोरी को आप ट्रेन कर लेते हो। क्लियर है? आगे बढ़े, शैल वी बिगिन? मैम आपकी मेरे लिए फर्स्ट क्लास है। अच्छा दैट्स नाइस। सूरज रिवीजन लेकिन करते रहो, यहाँ से 17 को है, चलो आई रिमेंबर। जयू
सुप्रिया पागल कह रही है ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ करके देखो। अच्छा, अब इन्होंने बोल ही दिया है ठंड लग रही है और मैंने बोल ही दिया है कंबल ओढ़ करके देखो, तो मुझे बताओ कंबल को और लिहाफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ड हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हो, है ना। और आज से कोशिश करना कि आप ये वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करो घर पे। चलो अब डिफरेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन, अमंग, और एक और प्यारा सा वर्ड होता है अमंगस्ट, सुना है आपने इसमें। और ये हम तब पढ़ने वाले हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, मतलब चीजों को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी हाँ। अगर आप कंबल की बात करते हो तो वो होता है आपका ब्लैंकेट, जो बिना रुई वाला होता है, थोड़ा सा मोटे कपड़े का। लेकिन जो लिहाफ होता है उसके अंदर आप रुई भरवाते हो, है ना, कॉटन का होता है, उसके अंदर रुई भरवाते हो, वो लिहाफ होता है, उसको बोलते हो आप क्विल्ट, है ना। तो थोड़ा सा ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस ना बेटू आपको पता होने चाहिए, जो कंफ्यूज करते हैं आपको। यार ब्लैंकेट उठाना, यार क्विल्ट उठाना, तो आप क्या लेकर के सो रहे हो आजकल? ठंड तो शुरू हो गई है, ब्लैंकेट की क्विल्ट बताना मुझे, है ना। और हम लोग इसको पढ़ते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। अमंगेस्ट मत बोलना, गलत प्रोनाउंसिएशन है। गद्दा लेके सोते हो, मतलब ऊपर ओढ़ लेते हो गद्दा, रजाई, क्विल्ट, ब्लैंकेट, चलो ठीक है ना। सो यू कैन यूज इट इन योर। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं विकैबुलरी पढ़ तो रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ। अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना तो बेटा आप देखोगे कि वो रिटेन हो रही है ना। तो जो भी मैंने आज बताया है, ये कौन है भाई, इनको ज़रा उड़वाना पड़ेगा मुझे। रोस्टर ज़ेब्रा, if you want to be consistent in your studies, don't write absurd messages, okay please। लास्ट वार्निंग है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो बिटवीन आपका यूज होता है फॉर टू। जब आपको किसी चीज को दो लोगों में डिवाइड करना होता है तो आप टू लगाते बिटवीन, ठीक है। अमंग और अमंग्स्ट यूज होता है आपका मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है ना। अब अगर आप अमंग की बात कर रहे हो और अमंग्स की बात कर रहे हो तो दे बोथ शोज डिफरेंस, है ना। डिफरेंस कैसे दिखाते हैं? पहले तो आप ये चीज दिमाग में रख लो कि अमंग्स्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि आर्केक है। मैंने आपको बताया है आर्केक वर्ड्स कौन से होते हैं, बताओगे मुझे? आर्केक वर्ड्स कौन से होते हैं बेटा? रजाई बहुत भारी हो जाती है, ब्लैंकेट इज बेस्ट, ठीक है। तो रुई कम भरवाया करो रजाई में। हाँ जी, दो से ज्यादा के लिए आप अधिक यूज करते हैं अमंग के, ठीक है। विज्ञाप बुक अड्डा के स्टोर से अंजलि, वहां से लो, ठीक है। मैं अभी आपको लास्ट में बता भी दूंगी क्लास के एंड में। चलो, आर्केक वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या होते हैं आर्केक वर्ड्स बेटा? जी हाँ, ओल्ड वर्ड्स जो एंशियंट टाइम पर यूज होते थे। एंशियंट का मतलब आप प्राचीन काल में, इतने भी प्राचीन काल में मत चले जाओ जब इंग्लिश थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो ब्रिटिश टाइम में पुराने वर्ड्स यूज होते थे उनको आप आर्केक वर्ड्स बोलते हो। ऑल्दो अगर मेरी पुरानी सेशंस आपने देखे होंगे तो मैंने ये होमवर्क दिया था और आपका ये होमवर्क है, आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में इनको लिखोगे आर्केक वर्ड्स को, है ना। तो अमंग ना यूज करके दे यूज टू राइट अमंगस्ट। कुड का कुडस्ट, शुड का शुडस्ट, ARER के लिए यूज करते थे आर्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा यू के लिए यूज करते थे दाउ, योर के लिए यूज करते थे दाई, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे हैज लिखो, हैव लिखो, तो ये हैज हैव अलग अलग नहीं पढ़ते थे, हैथ यूज करते थे, ठीक है। तो अमंग और अमंग्स्ट अगर आप पढ़ रहे हो और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से जा रहे हो आप, तो वो डिफरेंस शो कर देता है। लेकिन पुराने टाइम पे सब कुछ उनके लिए एक ही था, एवरीथिंग इज वन, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अमंग की जगह पर अमंग्स्ट और अमंग्स्ट की जगह पर अमंग यूज कर देते थे, जैसा अभी अमेरिकन भी कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं। तो अभी आपको अमंग्स्ट बहुत कम यूज होता हुआ दिखाई देता है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो दोनों को। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से दे शो डिफरेंस। कैसे डिफरेंस शो करते हैं देखो, अमंग के बाद में आने वाला वर्ड मोर देन टू के लिए यूज होता है, बाद में आने वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट होता है,
कॉन्सोनेंट। वेयर एज जब आप अमंगस्ट यूज करते हो तो उसके बाद में आने वाला वर्ड क्या होता है? एक वोवल। वोवल तो जानते ही हो ना, देयर आर 5 वोवल्स A E I O U, ठीक है? हाँ जी, अभी भी पोम्स में यूज होते हैं क्योंकि वो पुराने पोएट्स ने लिखी हुई। पोएम्स तो बहुत पुरानी है ना, दे यूज इट, और वो इसीलिए यूज करते हैं ना कि एक वर्ड्स को, ताकि उनकी जो पोम्स है वो थोड़ी डिफरेंट लगे, सुंदर लगे। ऑल्दो हमारे लिए वो इनकॉम्प्रहेंसिबल होती है, लेकिन फिर भी अगर आप समझ जाओ, उनको अंडरस्टैंड कर लो, सो विल बी एबल टू डू। अभी अगर आप पोएट्री एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के वर्ड्स, और ये पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास 9 की बुक में भी आपको हु आर्ट यू है ना, इस तरह की एक पोम आपको मिली होगी, आपने पढ़ी होगी, है ना, हु आर्ट दाऊ करके है, पढ़ना इसको, इंपॉर्टेंट है। सी वेयर को विथ हर यूज करते हैं। खैर ये हो गया हमारा, हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड, है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा शी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन, शॉर्ट में लिख रही हूं बिटवीन, आप मत लिखना, बिटवीन और अमंग टू चिल्ड्रन। डी साइलेंट होता है चिल्ड्रन का, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने कहा शी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन और अमंग चिल्ड्रन। मैंने ये नहीं लिखा कितने बच्चे, ठीक है ना। थर्ड मैंने ये सेम सेंटेंस लिखा, मैंने कहा शी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश ऑल चिल्ड्रन। आप देखो सेंटेंस सेम है बट क्रिएटिविटी अलग अलग है हर सेंटेंस की, है ना। और जब भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे बेटा, आप लाख बेसिक रूल्स पढ़ लो। अगर आप एलिमिनेशन से नहीं करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो गलत हो जाए। अब आपके दिमाग में क्या होगा, अच्छा अमंग्स तो हमेशा वोवल्स के साथ लगता है और अमंग तो हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और आपके ऑप्शंस में अमंग्स है ही नहीं, तो क्या आप क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे? नहीं, आप प्रेफरेंस दे दोगे किसको? अमंग को, कि चल ठीक है अमंग को वोवल के साथ यूज कर लेते हैं क्योंकि अमंग्स टू आर के एक वर्ड है, हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो कई बार आपको क्वेश्चन से एलिमिनेशन करने पड़ते हैं। तो जब आपका मंजिल खत्म हो जाएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो हम क्वेश्चन से एलिमिनेशंस करके देखेंगे कि कौन सा हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर हो सकता है। जी हाँ, फर्स्ट में हम लगाएंगे क्योंकि 2 की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे बिटवीन। यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं है कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे हम कंसिडर करके चल रहे हैं क्योंकि चिल्ड्रन है, और सी लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे? अमंग। वेयर एज ऑल चिल्ड्रन में जो ए आ रहा है वो वोवल है, और वोवल होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रेफरेंस में? ये क्लियर है बेटा सबको? इज दिस मच पैल्पेबल, पर्सपिकुअस, लिम्पिड, पेल्यूसिड, कॉम्प्रिहेंसिबल टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। चल समझ आ गई ना? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पे। कैंडिड, परफेक्ट, परफेक्ट। अमंगस्ट है बेटा लास्ट वाला वर्ड, ड्रीमी डैमसिल, गुड। चल तो ये तो हो गया, हमने बिटवीन और अमंग पढ़ लिया। अब नाउ लुक एट दिस, अब आते हैं हमारे एक वर्ड पे। एक वर्ड होता है इन, वो भी छोड़ो। एक वर्ड होता है बाय, एक वर्ड होता है विद, और एक वर्ड होता है इन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाय, विद और इन। इनका यूज हमने कब करना है? इन टर्म्स ऑफ एजेंसी। का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी, एजेंसी क्या होता है आपके हिसाब से बेटा? दैट्स गुड अंशिका। आपके हिसाब से एजेंसी क्या होता है? एनटीए वाली एजेंसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रेपोजिशन में
ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है ना। यहाँ पर एजेंसी का मतलब है व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म्ड। जैसे एजेंसी, एजेंट काम करेंगे, मतलब आप नहीं कर रहे हो, आप किसी से करवा रहे हो, है ना। तो एजेंसी होती है मतलब व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय समवन एल्स, व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। बाय समवन एल्सेस होता है बेटा, समवन्स में नहीं लगाते हो आप अपोस्ट्रोफी, समवन एल्सेस होता है। तो जब काम किसी और के द्वारा किया जा रहा होता है तो आप बोलते हो एजेंसी हो रही है ना। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ काम परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब काम को कोई और कर रहा है। मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा चुकी हूँ, आप बताओ जब काम को कोई और करता है ना, सब्जेक्ट काम को ना करके काम को कोई और कर रहा होता है, तो आपका सेंटेंस कैसा बनता है, एक्टिव बनता है कि पैसिव बनता है, जल्दी से बताओ। जी हाँ, तो सेंटेंस एक्टिव बनेगा कि पैसिव बनेगा जब कोई और काम करेगा बेटू? पैसिव बनेगा, है ना, याद रखना हमेशा। तो आपका जब जब सब्जेक्ट आपको इनएक्टिव दिखाई दे तब तब आप ये बाय, विद और इन का यूज करोगे। और बाय का यूज कब करोगे, जब आपका कोई पर्सन ये काम को कर रहा होगा, लिविंग थिंग बोल सकते हो, है ना। लेकिन विद और इन कब यूज करोगे, जब आपकी कोई नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा। क्या दोनों सेम के लिए यूज होते हैं? नहीं, एक यूज होता है काउंटेबल के लिए और एक यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। विद यूज होता है काउंटेबल के लिए और इन यूज होता है किसके लिए बेटू? अनकाउंटेबल के लिए। अच्छा ये बताओ, लेटर लिखे हैं आज तक अपनी जिंदगी में? आता ही नहीं है मैम, क्या करें? क्यों, लेटर वेटर लिखा कभी? किसको लिखा? लेटर लिखा है? अच्छा रामकृष्ण, आपको भी ब्लॉक करवा देती हूँ, ठीक है, चलो। लेटर चल, लिखा है? किसको लिखा है? सच बताना। लेटर टू एडिटर लिखा है मैम, प्रिंसिपल को लिखा है मैम। राकेश किसको लिख दिया लव लेटर भाई? मतलब अगर कोई लव लेटर वगैरह लिख रहा हो तो बड़े जतन करने पड़ते हैं, है ना, ऐसे तो कोई कन्विंस होगा नहीं। तो मान लो आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो लेटर अपने आप को नहीं लिख सकता, लेटर कोई और लिखेगा। तो मैंने कहा ये देखो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट इनएक्टिव है, सेंटेंस पैसिव हो गया। मैंने कहा लेटर इज रिटन डैश मी, है ना, डैश अ फेदर, लेटर लिखा गया मेरे द्वारा एक पंख से, डैश ब्लड। खाली पंख से तो लिख नहीं पाओगे, या तो इंक की जरूरत पड़ेगी, या तो कलर की जरूरत पड़ेगी, या तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई कलर तो चाहिए ही चाहिए। तो आप नोटिस कर सकते हो कि आपका लेटर अपने आप को खुद नहीं लिख सकता, सेंटेंस पैसिव है, यहाँ पर एजेंसी परफॉर्म हो रही है और लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, ये लिविंग थिंग है ना। फेदर यूज हुआ है इस लेटर को लिखने के लिए, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। अ फेदर है मतलब आप इसको गिन पा रहे हो, काउंटेबल है ना। और फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है ब्लड, ये क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आप बताओ कहाँ पर आप यूज करोगे बाय, कहाँ पर आप यूज करोगे विद, और कहाँ पर यूज करोगे आप इन। अंशिका कह रही है मैम दही लगा करके, तो दही से दिख जाएगा लिखा हुआ, दही का कलर तो उड़ जाता है ना। हाँ मैम दादाजी के लिए लिखना पड़ता है। ओह दैट्स नाइस। अच्छा चलो, यासिर कह रहे हैं मैंने तो कबूतर का यूज किया है। यासिर हमें लगता है आप गलत, आपने टाइम ट्रेवल कर लिया है ना। चलो, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है ना, विद अ फेदर,
और इन ब्लड। ये सबको क्लियर हो रहा है ना? क्यों? आपने अपना मुंह धोया, आप ये नहीं लिख सकते बाय मड, आप बोलोगे इन मड, मिट्टी में मुंह धो लिया आपने, ठीक है ना? आपने अपना मुंह धोया, ठीक है ना? अब किसी भी चीज से धोया हो सकता है, सर्फ में धोया हो सकता है, सोप में धोया हो सकता है ना? अगर आपसे बोल दिया जाए डैश अ बार ऑफ सोप, तो आप लिखोगे विद द बार ऑफ सोप। लेकिन अगर आप बोल रहे हो सिर्फ सोप, तो सोप आपका अनकाउंटेबल टर्म है, आप सोप को गिन नहीं सकते बेटा। सोप, जब आप साबुन घिसते हो तो वो जो फोम जैसा निकलता है उसको आप सोप बोलते हो, तो सोप इज अनकाउंटेबल, ठीक है? रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्लियर है सबको बेटा? हंसी तो आजकल आपको नहीं लगता आप कुछ 80 साल का है? अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है यासिर को किसी वैम्पायर ने बाइट कर दिया होगा, तो यासिर भी वैम्पायर बन गया होगा। हैंड वॉश, इन हैंड वॉश बेटा, बाय हैंड वॉश नहीं यूज करते, ठीक है? हैंड वॉश तो जनरली लिक्विड ही होता है ना आपका। विपिन कह रहे हैं इतने प्यार से कौन बेइज्जती करता है। चलो अब आगे बढ़े हम लोग, इतना क्लियर है सबको? आगे आते हैं। अब थोड़ा सा टाइम के रिलेटेड पढ़ लेते हैं। टाइम हम लोगों ने इन, ऑन और एट पढ़ रखे हैं। पिक्चर्स में लिखा हुआ है कि आप एट यूज़ करते हो स्पेसिफिक टाइम के लिए, इन यूज़ करते हो ईयर और मंथ के लिए, ऑन यूज़ करते हो आप डेट और डेट्स के लिए। अगर डेट और ईयर है ना, या फिर डे और मंथ साथ में भी लिखा हुआ है, तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे बेटा? ऑन को ही प्रेफरेंस दोगे, डे और डेट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। बट टाइम के लिए इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है? चलिए, अब टाइम के लिए हम सबसे पहले आते हैं बेटू सिंस पे। सिंस, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं ना टाइम को। अभी फिलहाल यहाँ पर आते हैं, इसको पूरा हटा दो। एक तो वर्ड होता है, आपने सिंस, कितने लोगों ने पढ़ा है सिंस? और कितने लोगों ने बेटू पढ़ा है फॉर? एक तो सिंस फॉर पढ़ा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर इसके अलावा एक बनता है आपका फ्रॉम, ये भी टाइम के लिए यूज होता है बेटा। वैसे फ्रॉम प्लेस के लिए भी यूज होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्रॉम हम टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। सिंस फॉर, और यहाँ पे लिख देते हैं ड्यूरिंग, ठीक है? और ये सब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? टाइम के लिए। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है? शाबाश। तो अब आओ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंस की और फॉर। आई थिंक सिंस और फॉर सबने पढ़ा हुआ होगा। सिंस और फॉर आपके टाइम क्लॉज के लिए ही यूज होते हैं। आप बताओ मुझे सिंस कब यूज करते हो? एग्जाम्पल दे सकते हो सिंस का? व्हेन यू यूज सिंस? टेंस में पढ़े हैं, टेंस में तो मैंने पढ़ाया था, तो बताओ क्या पढ़ाया था, अगर याद हो थोड़ा थोड़ा तो। कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो मुझे? बताओ। पास्ट, ठीक है, पास्ट में यूज होता है। और सिंस 1999, फॉर 5 आवर्स, सिंस 2015, वेरी गुड, सिंस मॉर्निंग, शाबाश। तो सिंस आपका बेटू पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और यही नहीं, फॉर भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बट डिफरेंस है। ये दोनों आपको ऐसे सॉन्ग गाते हुए दिखाई देंगे, हम तुम अलग हैं, फ़र्क है, फ़र्क है, तो फ़र्क दिखेगा अभी। फिलहाल सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और आपका फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और फॉर ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ नहीं होता बेटू, आपका ड्यूरिंग भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है? वेरी नाइस, फॉर 2 days, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड निखिल। सबके लिए यूज कर सकते हैं उनको। तो जब आप सिंस यूज करते हो, तो सिंस हो सकता है आपका यूज हो सिंस 1992, है ना? सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप सिंस यूज कर सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना? आप सिंस यूज कर सकते हो फेजेस ऑफ लाइफ के लिए। बचपन से, वो सॉन्ग सुनोगे ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, तो मैं तुमको कब से मानता हूँ, कब से चाहता हूँ, सिंस चाइल्डहुड। तो सिंस चाइल्डहुड, तो फेजेस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ओल्ड एज, जैसा फेजेस ऑफ लाइफ में भी आप यूज करते हो सिंस, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है ना बेटू। फिर आता है आपका पार्ट ऑफ डेज, दिन भर के दिन।
सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ डेज के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, सिंस। Whereas जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो तो पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जिसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने 2 साल से कुछ नहीं खाया, मैंने सालों से कुछ नहीं खाया, चाहे तो 2 आवर्स लिख दो या फिर आवर्स लिख दो, है ना, 2 ईयर लिख दो या फिर ईयर्स लिख दो, सालों, ये अलग वाला सालों है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप लिख सकते हो 3 मंथ्स, 3 महीने। कौन से 3 महीने आपने कुछ नहीं खाया, पता नहीं, महीनों से आपने कुछ नहीं खाया। अब यहाँ पर आप डेकेड्स भी यूज कर सकते हो, सेंचुरीज भी यूज कर सकते हो। डेकेड का मतलब होता है दशक, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, और मिलेनियम जब बोलते हो तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सेंचुरीज। तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है बेटू, ऑल आर पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस ऑफ और तो आई थिंक बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो और आप लोग को याद भी होगा, बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज फ्रॉम और ड्यूरिंग का भी यूज होता है। तो मैंने बोला ना ये दोनों अलग हैं थोड़े, पॉइंट ऑफ टाइम तो डिफाइन करते हैं। तो फ्रॉम आप तब यूज करते हो बेटा जब आपको फ्यूचर में कुछ स्टार्ट करना होता है, फ्यूचर स्टार्ट के लिए यूज होता है आपका। जैसे मैं मंडे से पढ़ाई करना शुरू करूंगी, मंडे से पढ़ाई करना शुरू करूंगी। अब यहाँ पे आप सेंस नहीं लगा सकते। मैम मैं ना ठंडियाँ चल रही हैं तो मैं गर्मियों से नहाना शुरू करूंगा, है ना। तो गर्मियों से, वो फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, वो प्रेजेंट की बात या पास्ट की बात नहीं हो रही है। तो फ्यूचर की स्टार्ट के लिए आप क्या करते हो, फ्रॉम लगाते हो। वेयर एज जब आप ड्यूरिंग लगाते हो तो ड्यूरिंग का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम था, उसमें कोई एक्शन चल रहा है। जैसे मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रही होती हूँ, पढ़ाई चल रही है, उसके बीच में कचर कचर पचर पचर आप लोग की चलती रहती है, बिकॉज यू पीपल आर लोकेशियस, टॉकेटिव, गैरियस, है ना, और चैटर बॉक्स तो हो ही आप लोग। तो आप अपने लिए चूज कर लो आपका अच्छा वाला वर्ड, तो मैं आप लोग को वही बोलूँगी आज से। आप अपने आप को लोकेशियस कहना चाहते हो, टॉकेटिव कहना चाहते हो, गैरियस कहना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को चैटर बॉक्स कहना चाहते हो। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत शांत रहते होंगे, तो दे आर रेटिसेंट, they are just like मनमोहन सिंह also, है ना। तो टेसिटोन भी बोल सकते हैं हम अपने आप को। जैसे जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, सो यू पीपल टॉक, अपनी बातें चल रही होती है ना। चैटर, ठीक है, आज से चैटर बॉक्स बोलना शुरू कर देती हूँ मैं आप लोगों को। आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी सिंस, जी हाँ बिल्कुल राइट सेंटेंस है माइकल, ठीक है। चल तो आप फिर टेसिटोन हो, है ना, आप एक रेटिसेंट पर्सनालिटी हो, कांक्षा। चलो सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ कोई बातू नहीं बोल रहा है आपका। चलो मैं सेंटेंस दूं इससे रिलेटेड बेटू, अभी ये होना था। तो मैं एक स्लाइड लूंगी आप लोग के लिए ऑब्वियसली, और मैं यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस करूंगी और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझको देने पड़ेंगे, राइट। चल लेट्स राइट इट, है ना। I was talking to my sister during or since or from or for ब्रदर्स मैरिज। जब घर में शादी वादी होती है ना तो हम लोग की बातें भी बढ़ जाती हैं। आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर अ लॉट, ठीक है। सेकेंड बेटू, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। मैंने कहा ही हैज बीन नोन टू मी, वो मेरी जान का है बचपन से, कुछ गलत मत कंसिडर करना। वो मेरी जान का मतलब जान पहचान का है, एक्वेंटेंस है, ठीक है। चलो थर्ड, मैंने कहा ही
has been living here dash decades. भाई वो सदियों से यहाँ पर रह रहा है, वो दशकों से यहाँ पर रह रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो उसको निकालने की. फोर्थ मैंने लिखा, मैम मैं अगले साल से चुप रहना सीखूंगी. I will start being, चलो चुप रहने के लिए तो मैं ऑलरेडी आप लोग को टेसिटोन वर्ड बता चुकी हूँ. मैं पीना बंद कर दूंगा मैम, है ना, कब से, अगले साल से, है ना. तो आई विल स्टार्ट की जगह पे मैं लिख देती हूँ आई लीव ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग इज समवन्स हैबिट. और अच्छा बताओ, जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? बिकम अ डैश, और एक और डैश दे रही हूं यहां पर, आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है. अगले साल से मैं पीना बिल्कुल छोड़ दूंगा और मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता. मैंने पढ़ाया है ये किसी क्लास में, मैंने पढ़ाया है आपको. बेटा जल्दी से बताओ. जी हाँ, टी टोटलर बोलते हो, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका और आपको याद भी रखना है. टी टोटलर आप एक ऐसे, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. टी टोटलर आप बोलते हो एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है ना. सो आई कैन राइट इट टी टोटलर. लिख दूं यहाँ पे. कई बार आपको टोटलर में डबल एल भी मिल जाता है, कई बार सिंगल एल भी मिल जाता है. दोनों ही करेक्ट है. वो ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है. जैसे COLO UR भी मिल जाएगा और OR भी मिल जाएगा. वैक्यूम डबल CUM भी मिल जाएगा और डबल UM भी मिल जाएगा सिंगल C के साथ. बताओ. मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी जब मेरे भाई वाला टाइम चल रहा था शादी का, जैसे आजकल मेरे साथ बहुत होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन नोन टू मी. वो मेरी जान का है, मेरी जान पहचान का है बचपन से. सो सिंस चाइल्डहुड, राइट. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर डेकेड्स. कितने डेकेड्स, कितने दशक ये पता नहीं है, लेकिन मैंने ये मेंशन कर दिया कि वो सदियों से यहाँ पर रह रहा है या दशकों से यहाँ पर रह रहा है. आई लीव ड्रिंकिंग. मैं पीना छोड़ दूंगा और मैं एक टी टोटलर बन जाऊंगा. कब से? फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर से. तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर से कुछ काम शुरू करने वाले हो आप. वो काम शुरू किया है छोड़ने का, है ना, ड्रिंकिंग छोड़ना. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. मुझे जल्दी से बताओ आउट ऑफ 4 कितना स्कोर किया आपने, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्या मेरे साथ में वेरी गुड. खुशहाली, पल्लवी, सुप्रिया, काव्या, केशव, अखिल, अलीशा, सलोनी, सूरज, प्रजापति, संस्कृति, अलीशा. ओके. ट्रीमी डैम्स, दैट्स नाइस. डाउट पूछ लो बेटा जल्दी से. हाँ बेटा, बाय भी प्रेपोजिशन है. आप ये मत सोचना कि एक वर्ड एक ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है. एक वर्ड कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है. जैसे फॉर आपका प्रेपोजिशन भी है और वो कंजंक्शन का भी काम करता है. ठीक है. तो आपको देखो ना, प्रेपोजिशंस में कितने सारे वर्ड मिल जाते हैं. बिटवीन, अमंग मिल जाता है, अक्रॉस, थ्रू मिल जाता है, इन, इनटू मिल जाता है, बिफोर, इन फ्रंट मिल जाता है, बिसाइड, बिसाइड्स मिल जाता है, ऑन, अपॉन मिल जाता है, इन, विद इन मिल जाता है, एट इन मिल जाता है, फॉर, सिंस मिल जाता है, ऑन, ओवर मिल जाता है, बाय, विद मिल जाता है, इन स्पाइट और डिस्पाइट भी मिल जाता है. तो ये कॉमन वर्ड्स हैं आपके जो आपके यूज होते हैं. मैं चाहूंगी कि आप लोग इससे रिलेटेड मुझे एटलीस्ट, बिटवीन और अमंग हम पढ़ चुके हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे एक सेंटेंस बना करके बताओ जल्दी से जहां पर आप यूज कर रहे हो अक्रॉस और थ्रू. सो हु कैन डू दिस? लेट मी जस्ट सी. यहाँ पर 2-3 आपकी स्लाइड्स देना चाहूंगी. ठीक है. आई वॉन्ट कि आप एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस बनाओ. यू विल टेक द क्लास, या द क्लास विल रन टिल 11:30 और हो सकता है 11:40. मैं चाहती हूँ जो आप भी हम लोगों ने वर्ड यूज़ नहीं किया आप उस पर सेंटेंसेस बनाओ. बस जस्ट 1 मिनट में आती हूँ. हाँ बेटा, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो उसको.
गोज होगा आंसर? नहीं 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 नहीं, रुको एक सेकेंड। देखो मैंने आप लोगों से बोला था दैट यू नीड टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, या फिर आप सेंटेंसेस बनाओ। तो चलो मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ भी सेंटेंसेस बन रहा है, हालांकि कुछ सेंटेंसेस बहुत करेक्ट भी हैं। हम सबसे पहले अक्रॉस, थ्रू, इन टू और बिफोर और इन फ्रंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका सेंटेंस लिख देती हूँ, लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले आप लोग को डिस्क्राइब भी कर देती हूँ। देखो आप अक्रॉस पढ़ रहे हो थ्रू के साथ, तो आप एक और चीज़ पढ़ो, अलोंग, ठीक है। सुना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्रॉस आप कब यूज करते हो? अक्रॉस आप तब यूज करते हो जब आपको किसी चीज को पार करके कहीं जाना होता है। इसका मतलब भी होता है टू क्रॉस और इसका मतलब भी होता है टू क्रॉस। दोनों में ही आप किसी चीज को क्या कर रहे होते हो बेटू? पार कर रहे होते हो। तो सपोज मैंने कहा आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, आप क्रॉस कर रहे हो। और ये जो जगह है ये कैसी है? ये एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस। तो ये क्या क्या हो गया आपका? अक्रॉस। अरे वाह, I was frightened when I came to know that the snatcher was beside me. Very nice sentence. Very good Shreya, very nice sentence. जी हाँ, across open surface के लिए यूज होता है। Whereas जब आप through यूज करते हो बेटा, तो वहां पर भी आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे होते हो, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो क्लोज्ड होती है। ये क्लोज्ड सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस है ना। और जब आप अलोंग की बात करते हो तो अलोंग में आपका कोई ओपन सरफेस क्लोज सरफेस का बात ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कोई चीज किसी चीज के पैरेलल चल रही है। जैसे एक दोस्त मेरी यहाँ चल रही थी, एक दोस्त यहाँ चल रही थी, और मैं इन दोनों के साथ साथ चल रही थी। सो ये हो गया आपका अलोंग, ठीक है। अब आप सेंटेंस बनाओ जल्दी से। मेरे को जिसका सेंटेंस सही और अच्छा लगेगा मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। चलो, she saw them walking across the street. Very nice. जब वो गली से गुजर रहे थे, देखो ओपन सरफेस है, जब वो एक गली से गुजर रहे थे तो गली से गुजरते टाइम उन्होंने उसको देखा। अब ये कौन है पता नहीं, मैं उसके साथ आई हूं, है ना, मैं उसके साथ साथ आई हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? आई केम अलोंग विद हर। मतलब जैसे जैसे वो चली वैसे वैसे मैं चली, है ना, क्योंकि उसने बोला था तू चल मैं आई, लेकिन मैंने क्या बोला? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। सो अलोंग, अलोंग या अलोंग विद, किसी के साथ साथ अलोंग विद, और लॉन्ग का मतलब है साथ में। थ्रू का बताओ, थ्रू का, थ्रू। When I go to the road, so I saw a lady across lady. गलत सेंटेंस है बेटा ये। The train ran across the border. Very nice. बहुत अच्छा, खुशहाली ने सेंटेंस लिखा हुआ है। The train ran across the border. बॉर्डर को पार करके चली गई। लेकिन अगर आप टनल की बात करोगे जो कि सुरंग है, तो उसको पार करके जाएंगे क्लोज्ड सरफेस से, तो थ्रू द टनल लिखोगे। अरे वाह। दे रैन स्विफ्टली थ्रू द वुड्स। वुड्स क्या है? जंगल है, और जंगल क्या करते हैं? जनरली घेराबंदी कर देते हैं, एक तरीके से पूरा ऊपर से कवर कर देते हैं। तो जब आप जंगल से होकर के गुजरते हो तो आप लिखते हो आई रैन थ्रू द वुड्स या आई रन थ्रू द वुड्स। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल अक्रॉस द ब्रिज। वेरी नाइस, along with my friends. Very good Shreya. Shreya is making very good sentences. अच्छा, आपकी बॉडी में क्या फ्लो होता है बेटा? एक सेकेंड। आई वॉक थ्रू द नैरो पाथ। हाँ, कोई भी पतली जगह होती है ना तो जनरली ऐसा कंसिडर करते हैं कि ऊपर से कवर्ड है, वो लोग अपने छज्जे आगे निकाल देते हैं तो बंद हो जाती है। स्पेशली आप कभी अगर जाओगे ऐसी जगहों पर जहाँ पर रैक पिकर्स वगैरह रहते हैं, वहां पर आपको ये मिलेगा। We took a ferry across the river. Very nice, Monica. Blood. तो अगर मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, the blood passes dash my vein, बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर?
अक्रॉस माई वीन, थ्रू माई वीन या अलॉन्ग माई वीन? क्विक. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे लगाओगे थ्रू माई वीन. ठीक है, क्योंकि जो आपकी वीन्स होती है ना बेटा, वो आपके पाइप का वर्क करती हैं. सब पानी पाइप से निकलता है, वैसे ही वीन्स के थ्रू क्या फ्लो करता है बॉडी में ब्लड. ठीक है, एक सेकंड. चलो ये तो हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे. ये सबको क्लियर है ना? दिस मच पैल्पेबल एंड पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी. ये देखो, इन, इनटू, ऑन और ऑन टू. इन कब यूज करते हो? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है. इनटू कब यूज करते हो? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर आ रही है मगर मोशन में आ रही है. ठीक है. ऑन कब यूज करते हो? जब कोई चीज किसी के साथ सरफेस टच पे होती है. ऑन टू कब यूज करते हो? जब कोई चीज किसी सरफेस पे मोशन में आ रही होती है, और स्पेशली जब स्टेप अप हो रहा होता है तब. है ना? ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इनके ऊपर आपके सेंटेंसेस देने वाली हूँ. ठीक है, तो ये दोनों जो जगहें हैं वहां पर चीजें रुकी हुई हैं, स्टेशनरी हैं. स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ. NARY वाला मतलब होता है रुका हुआ, और NERY वाला मतलब होता है कॉपी किताब. ये बेटू आपको मोशन दिखाएगा. ठीक है, ऑन टू और इन टू विल शो यू मोशंस. फाइन, चलो क्वेश्चंस करते हैं. जैसे मैंने बोला, आई वॉज सिटिंग डैश द बाथटब एंड क्राइंग. मैं बाथटब में बैठी हुई थी और रो रही थी. बाथटब देखा है ना? देयर इज अ डेप्थ, गहराई होती है थोड़ी उसमें. रोने का मजा ही अलग होता है. फिर मैंने लिखा आई जम्प्ड डैश द बाथटब when it was filled with water. जब मेरा बाथटब पानी से भरा हुआ था मैं उसमें कूद गई. I sat dash the wall to see him. मैं दीवार पर बैठ गई उसको देखने के लिए. I stepped dash the stairs. मैं जीने पर चढ़ रही थी एक एक करके. To reach my goal. अपने गोल तक पहुंचने के लिए. ठीक है, अब ये गोल कौन सा है? ऊपर वाला जाने. ठीक है, बताओ. आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है, वो बैठी हुई है बाथटब के अंदर. ये बाथटब है और यहाँ पर वो बैठी हुई है, रो रही है. ठीक है ना? तो आप देख सकते हो दैट इज समथिंग विच इज इन डेप्थ, और वो रुकी हुई बैठी है, स्टेशनरी बैठी है. बाथटब में कूद जाएगी तो मोशन में जाएगी. तो ये बाथटब है, ये इसमें पानी भरा हुआ है और वो ऊपर से कूद रही है, मोशन में आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट. मैं दीवार के ऊपर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी उसको देखने के लिए. सो आप देखो, योर रेयर पार्ट, योर बैक पार्ट है ना, इन हिंदी इट इज नोन एज पिछवाड़ा, जो है ना आपका, आप उसको वॉल के ऊपर रख करके बैठे हुए हो. कैन यू कंसिडर दिस? तो आपका सरफेस टच है, योर रेयर पार्ट इज कनेक्टेड विद किससे? दीवार से. तो आई सैट, जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल. नेक्स्ट, आई स्टेप्ड डैश द स्टेयर. स्टेयर्स का मतलब होता है जीने. तो जीने एक एक करके चढ़ते हो, तो सरफेस के ऊपर जा रहे हो, मोशन करते हुए जा रहे हो. तो क्या लगा रहे हो? ये क्लियर है बेटू?
मुझे बताओ आउट ऑफ 4 कितना स्कोर किया आपने? फिर हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ भी पढ़ लेते हैं। चलिए क्लियर है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर, बिफोर का उल्टा क्या होता है मुझे बताना? और इन फ्रंट ऑफ का उल्टा क्या होता है बताना मुझे बेटा। बिफोर का ऑपोजिट क्या होता है? आफ्टर, है ना। और इन फ्रंट ऑफ का उल्टा क्या होता है? बिहाइंड। बिफोर का मतलब आगे, आफ्टर का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, और बिहाइंड का मतलब अगेन पीछे। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में भी होता है, ठीक है। तो इसको लिखना चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिफोर का मतलब आगे और पीछे भी होता है, और पहले और बाद में भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इन अ क्यू, जब आप असेंबली में लगते हो तो इन अ क्यू ही वो स्टैंडिंग बिफोर मी या आफ्टर मी, मेरे आगे खड़ा हुआ था वो, मेरे पहले खड़ा हुआ था या मेरे बाद में खड़ा हुआ था, ठीक है। आगे खड़ा होता है, पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, अगर आपको ये बोलना है कि कोई आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप इन फ्रंट लगाते हो, कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है तो आप बिहाइंड लगाते हो, तो ये तो बेसिक है, ये आपको पता है। लेकिन क्या आपको नहीं पता वो जान लो। देखो, कोई चीज़ अगर नॉन लिविंग थिंग के रेफरेंस में दी जाती है, स्टेशनरी दी जाती है, कि कोई चीज़ आपके सामने आ गई, आपके सामने खड़ी है, तो आप इन फ्रंट लगाते हो, इन फ्रंट लगाते हो आप के सामने। लेकिन के सामने का सेंस आपका बिफोर भी देता है कभी कभी, है ना। तो वो बिफोर आप कब यूज करते हो वो देख लो। जैसे होता नहीं है, कभी कभी आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ता है, या आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको राजा के सामने बुलाया जाएगा, है ना। आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने बुलाया जाएगा, है ना। तो आपकी पेशी होगी, तो ये बिफोर पेशी होने के लिए या फिर किसी के सामने एज अ कल्प्रिट मौजूद होने के लिए भी यूज किया जाता है ना। जैसे मैंने लिखा द डोर was dash me and I stuck, मैं फंस गई। ये पहला सेंटेंस है, ठीक है ना। और दूसरा सेंटेंस में बोल रही हूं I was called to be present, मुझे बुलाया गया कि मैं उपस्थित रहूं, वो भी किसके सामने? राजा के सामने, क्योंकि मेरी सुनवाई होनी थी कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। बताओ, किसमें आप इन फ्रंट ऑफ लगाओगे और किसमें आप बिफोर लगाओगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना भी जरूरी था, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो बताओ। हाँ जी, पहले आप लगाओगे इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था, कोई वो आपसे सुनवाई नहीं करवाने वाला। लेकिन जब आप राजा के सामने प्रेजेंट होगे, उपस्थित होगे, तो वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो किसी के सामने आप एज अ कल्प्रिट प्रस्तुत हुए हो या सवाल जवाब देही के लिए प्रस्तुत हुए हो, तो वहां पर आप बिफोर यूज करते हो। जैसे द कल्प्रिट वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, beside और beside। स्कूल जाते हो आप लोग या ड्रॉपर हो?
अपॉन यूज करेंगे बेटा, ऑन नहीं यूज करेंगे। अगर वो रस्सी के ऊपर खड़ा हुआ होगा, परफॉर्मेंस दे रहा होगा, तो ऑन यूज कर सकते हो, है ना। दोनों अलग अलग सेंस में यूज होता है बेटा। जब आप ऑन यूज कर रहे हो तो जिम्नास्ट जो है वो रोप के ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ जिम्नास्टिक परफॉर्म कर रहा है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि रस्सी कूद करके इधर से उधर जा रहा है, तो वो अपॉन बोला जाएगा। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सेंस में। अच्छा ड्रॉपर हो, चलो छोड़ो, फिर क्या ही सेंटेंस दूं, दूसरा दे रही हूँ। आप घर पे रहते हो या बाहर रहते हो? पार्शल हो, संस्कृति पार्शल हो, ओके। स्कूल से निकाल दिया गया, बहुत बेकार बच्चा है, इसको यहाँ मत पढ़ो, ऐसा वाला। अच्छा बताओ, कोई बात नहीं। घर में रहते हो कि बाहर रहते हो? बाहर रहते हो। अकेले कि किसी के साथ? घर से 70 किलोमीटर दूर, अकेले या किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ? कोई तो होगा ना, मतलब अगर आप बाहर रहते हो, पीजी वीजी में रहते हो, तो कोई तो दोस्त होगा ना जो साथ में रहता होगा, या इतने टॉक्सिक हो कि कोई रहना ही नहीं चाहता साथ में। लाइब्रेरी में रहते हो? क्या बना हो तुम लोग के पास, सेंटेंस छोड़ो। तुम सोचो एक छोटा सा बच्चा है ना, तुम भूल जाओ अपने आप को, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप सोचो एक छोटा सा बच्चा है ना। जनरली आप देखोगे तो बच्चा हमेशा अपनी मदर के साथ ही कनेक्टेड रहता है ना। तो जनरली वो सोता भी है तो अपनी मम्मी के पास ही सोता है, बिस्तर पर बगल में, है ना। तो आप वहां पर यूज करते हो वर्ड क्या, बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या है बेटू, नेक्स्ट टू, है ना। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के बगल में सोता है या अपने पापा के बगल में सोता है, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगी, अ चाइल्ड, एन इन्फेंट, है ना, स्लीप्स। एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी की किलिंग। आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है। लेकिन अगर किसी मदर की वूम में, मतलब बच्चे को उसकी माँ के पेट में ही मार दिया जाए, तो वो भ्रूण हत्या कहलाती है, वो फिटिसाइड होता है। तो एन इन्फेंट वॉज स्लीपिंग, मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा सो रहा था, डैश हर मदर, अपनी मम्मी के बगल में। तो बताओ क्या लगाओगे, बिसाइड की बिसाइड्स? जल्दी, हाँ जी हाँ, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू या फिर बगल में। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ये चीजें हो रही हैं, है ना। वरना चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो सो कॉमन, बोझ है उतार दो, ये बहुत वियर्ड चीज है ना। इंडिया हमारा इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। बस साइड, ठीक है, चलो तो ये तो क्लियर है ना बेटा। अच्छा इसके अलावा आपके पास बिसाइड वर्ड होता है जिसके दो सेंस होते हैं, एक किसी चीज के साथ साथ और एक किसी चीज को छोड़ के। अच्छा आप बताओ आपको क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, मैं उसी पे ही सेंटेंस बनाती हूँ, है ना। इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। बताओ के अलावा भी हो सकता है बेटा और किसी चीज के साथ साथ भी हो सकता है। माय मदर वाज सिटिंग बिसाइड मी। वेरी गुड। देखो निखिल कह रहे हैं मुझे मैम एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, और किस में इंटरेस्ट है? ओह दैट्स नाइस, बहुत अच्छा मीन, एंड आई होप कि आप इम्प्रूव भी कर रहे होगे।
देखो खुशहाली ने कितना अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। खुशहाली कह रही है मुझे ग्रीन वेजीज के अलावा सब कुछ खाना पसंद है, बस ग्रीन वेजीज नहीं पसंद है ना। यानी कि ग्रीन वेजीज छोड़ करके, ग्रीन वेजिटेबल्स छोड़ करके डैश ग्रीन वेजिटेबल्स बचा ही क्या, आई कैन ईट ऑल वेजिटेबल्स। हरी सब्जियां छोड़ करके मैं सारी सब्जियां खा सकती हूँ, है ना। तो क्या बोल रही है, छोड़ना पड़ेगा कुछ, और वो छोड़ने वाली चीज क्या है, ग्रीन वेजिटेबल। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, बिसाइड की बिसाइड्स, बताना जरा। गलत सेंटेंस है, डांसर खुशी आ रहा, क्रिकेट पसंद है, एथलेटिक पसंद है, जिम्नास्टिक्स पसंद है, दैट्स नाइस, है ना। तो अब जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखना है, बिसाइड जिम्नास्टिक आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल एज वेल, है ना। मतलब जिम्नास्टिक के अलावा मुझे क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलना पसंद है। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो, किसी चीज के साथ साथ आपको कुछ और भी पसंद है, और यहां पर इसको छोड़ करके आपको सब पसंद है ना। दोनों ही सेंटेंस में आप क्या लगाओगे बेटा, बिसाइड्स। क्यों, क्योंकि आप दोनों ही से सेंस अगर देखो तो यहां पर किसी चीज को छोड़कर या किसी चीज को जोड़कर का ही सेंस आ रहा है, और कोई आपका एक्स्ट्रा सेंस यहां पर यूज नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप नोटिस करो, आपका बिटवीन अमंग हो गया, क्रॉस थ्रू हो गया, इन इनटू हो गया, बिफोर इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिसाइड और बिसाइड्स हो गया। अब बचा है आपका ऑन और अपॉन, और इन और विद इन। ठीक है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑन और अपॉन और इन और विद इन। और आई थिंक देखो ये वाला हम लोगों ने कवर कर लिया है, फॉर और सिंस, ओवर, ऑन और अपॉन के साथ ही पढ़ लेंगे, बाय विद हम पढ़ चुके हैं, स्पाइट और डिस्पाइट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज तो डन, है ना। अब इसके अलावा आप आओ, आपने ऑन तो पढ़ लिया, ऑन टू भी पढ़ लिया, आपको पता है वो। अब आप ये पढ़ो, अपॉन, ओवर, अबव और अप। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन आप कब यूज करते हो, जब आप ऊपर जाते हो फिर किसी सरफेस पे आते हो। तो जनरली मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है और आप कूद करके यहाँ चले गए, तो आप अपॉन वाली पोजीशन में हो। या कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप फांद करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले गए, तो भी आप अपॉन ही यूज करते हो। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जिम्नास्ट के लिए क्या लिखेंगे, ही इज ऑन द रोप या ही इज जंपिंग अप ऑन द रोप। तो मैंने बोला था डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, अगर वो रस्सी के ऊपर खड़ा हुआ है तो ऑन द रोप, लेकिन अगर वो कूद करके दूसरी तरफ जा रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे, अप ऑन द रोप। जबकि आप अबव और ओवर यूज करते हो, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन सरफेस टच शो नहीं कर रही, नो सरफेस टच, नो सरफेस टच। कोई चीज आपके सर के ऊपर है लेकिन वो सरफेस टच शो नहीं कर रही, है ना। ओवर यूज होता है मोशन के लिए, और अबव यूज होता है कोई ऐसी चीज के लिए जो स्टेशनरी हो। जैसे चिड़िया आपके सर के ऊपर है, छत आपके सर के ऊपर है, बल्ब आपके सर के ऊपर है, पंखा आपके सर के ऊपर है ना, एरोप्लेन आपके सर के ऊपर उड़ रहा है, तो ये सब ऊपर है, सरफेस टच नहीं होगा, आप इनसे जुड़े हुए नहीं हो। अगर एरोप्लेन आपके सर से चिपक जाएगा तो पता नहीं, आप शायद क्रश हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं। और अप आप यूज करते हो जनरली इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, ऊपर, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, डाउन। ये क्या है, एनिमेशन लवर इज सेइंग आई जम्प्ड अपॉन यासिर। क्यों पंगे ले रहे हो एनिमेशन, फिर लड़ाई हो जाएगी, है ना। आपको गुस्सा आया, आप किसी के ऊपर कूद गए,
जैसे यू जम्प्ड, डैश द लायन इन द बैटल। युद्ध भूमि में आप किसी के ऊपर कूद गए, क्या लगाओगे बताओ? मैंने कहा अ मैन, ये छोड़ो, मैंने लिखा द स्काई, आसमान। बताओ आसमान मूव करता है या बादल? आसमान मेरी छत के ऊपर है। द क्लाउड्स आर मूविंग, डैश माई हेड। ठीक है, और मैंने कहा अक्षय इज स्लीपिंग डैश इन हिज रूम, वो ऊपर अपने कमरे में सो रहा है। बताओ कहाँ आप यूज करोगे अबव, कहाँ आप यूज करोगे ओवर, कहाँ आप यूज करोगे अप, कहाँ आप यूज करोगे अपॉन। लाइन के ऊपर आप कूद गए, आर पार तो जाओगे नहीं, उसके ऊपर कूदोगे, सो यू जम्प्ड अपॉन द लाइन, है ना। छत की बात नहीं कर रहे आप स्काई की बात कर रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी छत, आसमान। आसमान टिका हुआ होता है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा होता, वो तो जो खाली स्पेस है यूनिवर्स की वो आप देख रहे हो। तो द स्काई इज अबव माय हेड। जबकि जो बादल हैं वो मूव करते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ जाएंगे। हो सकता है पहले यहाँ हो, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, लेकिन वो आपके सर के ऊपर है, कोई सरफेस टच नहीं है। तो ओवर माय हेड। अक्षय ऊपर अपने कमरे में सो रहा है, सो स्लीपिंग अप इन द रूम। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग अप इन द स्काई, ऊपर आसमान में है, इशारा कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आज लंबा हो गया सेशन। हाँ चलो, एट, इन और विद इन। है ना, ये प्लेस के सेंस में भी यूज होते हैं, ये टाइम के सेंस में भी यूज होते हैं। एट आप स्पेसिफिक जगह के लिए बताते हो जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है। इन आप बड़ी जगह के लिए बताते हो, बिगर प्लेस कंपैरिजन में। और अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें इतने से इतने दायरे में ही रहना है, जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब किसी के बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो घर बांट दिया जाता है, तो बोलते हैं आप इस पार नहीं आएंगे, हम उस पार नहीं आएंगे, है ना। तो विद इन का मतलब होता है देयर इज अ लिमिटेशन, एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है। विद इन अगर टाइम के सेंस में यूज होता है तो भी बाउंड्री सेट कर दी जाती है, इतने से इतने समय के बीच में आ जाना है आपको। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा ही लिव्स डैश करोल बाग इन दिल्ली और एट दिल्ली। दूसरा, you have to be dash the limit of your specified area। तुमको उतने ही दायरे में रहना है जितने दायरे में तुमसे रहने के लिए बोला गया हो। क्या लगाओगे बताओ? करोल बाग और दिल्ली का अगर कंपैरिजन करोगे तो करोल बाग छोटी जगह है और दिल्ली बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए आप क्या लगाओगे? वेराज आप स्मॉल प्लेस के लिए क्या लगाओगे? ठीक है, जबकि आप सेकंड वाले सेंटेंस में देखो, मैं यहाँ पर आपके दायरे की बात कर रही हूँ, लिमिट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? ठीक है,
तो इन और विद इन आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि आपके लिए ज़रूरी भी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी याद रखना, अगर किसी आप ओपन प्लेस पे खड़े होते हो तो आप एट लगाते हो, और अगर आप किसी क्लोज प्लेस में होते हो तो आप इन लगाते हो। जैसे कि आई एम टीचिंग यू एंड करेंटली आई एम इन द स्टूडियो, तो स्टूडियो इज बंद, मैं अंदर हूँ स्टूडियो के, है ना। लेकिन अगर मैं आपके दरवाजे पे आकर के नॉक करूंगी तो आई विल से आई वॉज नॉकिंग एट योर डोर। तो ओपन प्लेसेस एट, क्लोज प्लेसेस इन, ठीक है। बाकी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे करके जा रही हूँ जो आप लोगों ने आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, एंड दिस वुड बी द लास्ट। मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन कल जब मैं आऊँगी तो मैं पहले डिस्कस करूँगी इसको। 2 होमवर्क हैं आपके, एक तो आर्केक वर्ड्स आपको करने हैं और दूसरा होमवर्क आपका ये है कि आप ये डिफरेंस बताओगे मुझे, इंस्पाइट और डिस्पाइट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, इनका मीनिंग क्या होता है, और इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं। कर लोगे? हाँ जी, विल यू डू? कौन कौन कर लेगा? सूरज सिंह मैम, मैं करोल बाग में रहता हूँ। ठीक है सूरज, हम आ रहे हैं आपके घर दावत खाने, ठीक है, चलो। क्या हो गया? आप ज़ेब्रा प्लीज। हाँ बेटा, आपने कुछ किया क्या? महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। वेरी गुड राकेश, मैं तो देखा भी नहीं। चलो ज़ेब्रा मत करो ना, फिर वही होगा कि मैं फिर ब्लॉक कर दूंगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसा मत करो जिससे बच्चे परेशान हो, ठीक। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ठीक है। जाते जाते मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए बेटा तो आप अड्डा की ऐप पर जा कर के कम्युनिटी ज़रूर, कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप अड्डा की ऐप पर जाओगे तो जब ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर होम पेज के बगल में कम्युनिटी होता है, इसमें आपको इंग्लिश बाय रुबैका मैम मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी ना मंजिल सीरीज़ की मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया आपको, जिसमें सारे PDF में डालती हूँ, इवनिंग तक मैं डाल देती हूँ। तो अगर आप कुछ चेक करना है तो इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर PDF मिलेगी आपको, और यहीं पर ही स्टोर पे आपको अड्डा की बुक, अड्डा के मॉक टेस्ट, अड्डा के बैजेस सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ भी लेना हो आप Y484 कोड यूज़ करो एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और यहाँ तक कि आप ना अड्डा से अर्न करने का भी मौका पा सकते हो, मतलब यू कैन हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट। अगर आप अड्डा से कोई भी बैच परचेज करते हो या कुछ भी परचेज करते हो तो आपको हर परचेज पर एक कोड मिलता है, और अगर वो कोड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, वो कोई बैच लेने जा रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर वो यूज़ करते हैं वो, तो आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे अड्डा 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 24/7, ये है अड्डा 24/7 की ऐप। आप डायरेक्टली गूगल से भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर आप स्टोर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लोगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा जो भी आप लोगे। UG PG एग्ज़ाम, UG एग्ज़ाम, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, एवरीथिंग इज दियर। अगर आप डिटेल में कोई बैच पढ़ना चाहते हो बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना चाहते हो, मॉक टेस्ट और उनके सॉल्यूशंस चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक बैच है यहाँ पर, मंजिल प्रो बैच। ऑल्दो दिस इज रिकॉर्डेड, अब देखो कितना कम कॉस्ट का मिल रहा है, ये 35% ऑफ पे भी है। लेकिन अगर आप कोई लाइव बैच लेना चाहते हो जहाँ पर आप लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस लेते रहो, मॉक टेस्ट और ई-बुक्स भी आपको मिल जाए, तो वो ये है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। यहाँ पर देखो ई-बुक्स हैं, ये बुक्स का सेक्शन है, ठीक है, और आपको ऊपर मॉक टेस्ट का भी सेक्शन दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। ये वाला सेक्शन आपका मॉक टेस्ट का, ये देख रहे हो, टेस्ट सीरीज वाला। तो आपको जो भी चाहिए बेटा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अड्डा स्टोर। आपको कुछ करना हो तो बस उस जो भी चीज़ को आपको चाहिए, XYZ कुछ भी अगर आपको लेना है, जस्ट गो टू दैट पार्ट, गो फॉर बाय नाउ, यूज द कोड Y484 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, यूज़ करो। इट विल हेल्प यू टू गेट 37% डिस्काउंट। 35% था, 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा 1725, और 1% आपको मिल जाएगा अड्डा के स्टोर से 1%। कोई बात नहीं साक्षी, कोशिश करिएगा कि कल आप लोग क्लास में टाइम पर आएँ, और संडे याद है ना आपकी विकैब मैराथन है, तो आप अच्छे से एकदम तैयार होकर के आना।
और जस्ट गेट रेडी, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, और हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. ओके अगर आपने अड्डा की बुक सॉल्व नहीं करी है काव्या तो पहले आप सॉल्व कर लो, बाद में वे कैब वर्ल्ड खरीदना. ठीक है. ओके चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बट डू नॉट फॉरगेट आप मुझे बताओगे आपने आज नया क्या सीखा. अगर आप नए बच्चे हो तो आपने नया क्या सीखा ये मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना. सो थैंक यू, बाय, विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू.